हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन्स पे क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से। आज हम बात करेंगे गुप्त वंश के बारे में, यानी गुप्त वंश से रिलेटेड जो शासक हैं सभी शासक के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम छोटे छोटे पॉइंट को देख लेते हैं। गुप्त वंश का जो समय अवधि है 319 AD से 550 AD। इसके संस्थापक श्री गुप्त हैं। श्री गुप्त को बस ऐसे ही संस्थापक मानते हैं क्योंकि गुप्त वंश का जो नींव रखने का कार्य किया था वो श्री गुप्त के द्वारा ही किया जाता था। लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम है, याद रखिएगा। इनको महाराज की उपाधि भी मिली हुई है। फिर इनके बाद दूसरे नंबर पे शासक के तौर पे घटोत्कच आए, इनके द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं किया गया। तो फिर तीसरे नंबर पे शासक के तौर पे चंद्रगुप्त प्रथम आए और इन्होंने 319 से 334 AD तक कार्यकाल संभाला। AD का मतलब ईस्वी है, यानी 319 ईस्वी से 334। चंद्रगुप्त प्रथम को ही वास्तविक संस्थापक के रूप में देखा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को उपाधि के तौर पर महाराज धीराज की उपाधि मिली है। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत की शुरुआत की थी 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का जो विवाह है वो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी, लिच्छवी बिहार के लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी के साथ इनका विवाह हुआ था। और पुत्र के तौर पे इनको दो पुत्र प्राप्त हुए थे, एक कच्छ और दूसरे स्कंदगुप्त। कच्छ और समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त हैं, स्कंदगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त और कच्छ के तौर पे प्राप्त हुई थी। इन्होंने सिक्का चलाया था। चूंकि इनका विवाह हुआ था कुमार देवी से, तो एक तरफ हैं चंद्रगुप्त प्रथम और एक तरफ हैं कुमार देवी। तो जब दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्रेम रहेगा तो सिक्का भी इन्हीं के प्रकार का होगा। राजा रानी के प्रकार का सिक्का चलाया, एक तरफ राजा थे और एक तरफ रानी। विवाह के प्रकार का भी सिक्का चलाया। इनका जब विवाह हुआ तो उस प्रकार का जो फोटो कैप्चर किया गया वो सिक्के पर अंकित किया गया, वो उस प्रकार का भी सिक्का चलाया गया। और लिच्छवी प्रकार का सिक्का चलाया गया। जहाँ की राजकुमारी है वहाँ पे भी तो ध्यान देना है, लिच्छवी प्रकार का भी सिक्का चलाया गया। और ये जो सिक्का था वो सोने का सिक्का था। लिच्छवी के प्रकार का जो सिक्का था वो सोने का सिक्का था। अब इसके बाद शासक होते हैं कच्छ, लेकिन कच्छ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। कच्छ को न देखते हुए हम डायरेक्ट आ जाते हैं समुद्रगुप्त, जो इनके दूसरे पुत्र थे। समुद्रगुप्त की बात करें तो चौथे नंबर पे शासक का कार्यभार संभाले। इन्होंने 335 से 380 ईस्वी तक कार्य संभाला। इनको कुषाणों के सामंत, ये जो थे समुद्रगुप्त जो थे वे किसाणों के सावंत थे, कुषाणों के सामंत के तौर पे थे। इनको उपाधि के तौर पे अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम, महाधीराज इन्हें भी कहा जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट कविराज, ये जब खाली रहते थे तो कभी ऐसे कुछ भी लिखते रहते थे, पोएट वगैरह, तो इसीलिए इनको कविराज की उपाधि दी गई। इनके स्रोत जो हैं प्रयाग प्रशक्ति, इसकी रचना इनके दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा किया गया। और प्रयाग प्रशक्ति जो भाषा है वो संस्कृत में है और गद्य पद्य दोनों में है। और इसकी शैली की बात करें तो चंपू शैली है। इनको सबसे ज़्यादा पसंद था वीणा बजाना। ये खाली रहते थे तो कवि, यानी दिमाग तो कवि की तरफ था ही, कवि के जैसा, साथ में वीणा बजाना भी ये पसंद करते थे। इनका घोड़ा माना जाता है कि इनका एक घोड़ा था जो 3 समुद्र का पानी पीता था। इनका एक घोड़ा था जो 3 समुद्र का पानी पीता था। क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि ऐसा कौन सा शासक था जिसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, तो आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की बात करें तो उत्तर पथ और दक्षिण पथ के राज्यों को इन्होंने जीता था। उत्तर पथ में 9 राज्यों को जीता था और दक्षिण पथ के 12 राज्यों को जीता था। B.A. स्मिथ जो हैं, इनकी वीरता कौशलता के आधार पर इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने पूरे धरती के, समझ लीजिए, एकदम अच्छे से कवर कर लिया था। यहाँ दिख रहा है 9 राज्य 12 राज्य। तो भारत को, यानी नेपोलियन के बाद अगर बात किया जाए, नेपोलियन से तुलना इसलिए किया जाता है क्योंकि नेपोलियन ने भी पूरे भूमि को अच्छे तरह से, पूरे पृथ्वी को कवर कर लिया था। यही काम किया था समुद्रगुप्त ने। तो इसीलिए B.A. स्मिथ, याद रखिएगा, ने भारत का नेपोलियन, क्वेश्चन 2 बन सकता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त।
भारत का नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को किसने दी थी? तो बीए स्मिथ ने दी थी। इन्होंने भी सिक्का चलाया, 6 प्रकार का सिक्का चलाया। वीणा बजाता समुद्रगुप्त, सैनिक वेशभूषा में है उसका सिक्का चलाया, मयूर सैनिक का सिक्का चलाया। ये तो हो गए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासन खत्म। इसके बाद आते हैं शासनकाल में रामगुप्त। इसके बाद शासनकाल में आएंगे रामगुप्त, और जो कांड, असली कांड जो है वो रामगुप्त से ही स्टार्ट है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है, बहुत सारा रोमांच भी आने वाला है। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद रामगुप्त से चर्चा शुरू करेंगे। अगर रामगुप्त के बारे में बात करें तो इनके द्वारा देखिए क्या हुआ। इनकी एक पत्नी थी देवी, रामगुप्त की पत्नी थी देवी। देवी जी क्या कांड की कि रामगुप्त और देवी में कभी प्रेम का मिलाप था ही नहीं, यानी देवी जो हैं वो रामगुप्त को पसंद ही नहीं करती थी। तो रामगुप्त को जब पसंद नहीं करती हैं तो देवी खुश नहीं रहेंगी। तो देवी का दिमाग यानी दिल जो गया उनके रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय पे। देवी जी का दिल चला गया अपने देवर पे यानी चंद्रगुप्त द्वितीय पे, और इन्होंने, देवी ने चंद्रगुप्त द्वितीय से विवाह करके क्या किया, इन दोनों ने मिलकर रामगुप्त की हत्या कर दी। रामगुप्त की बीवी देवी थी, लेकिन देवी का दिल रामगुप्त पे न आके उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय पे आ गया, और देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोनों ने विवाह करके क्या किया कि रामगुप्त को मरवा दिया, समाप्त कर दिया। और एक पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी के संपूर्ण विवाह के बारे में डिस्कशन यानी विवरण दिया गया है। ये किए थे कांड किसके द्वारा? देवी के द्वारा। अरे नहीं पसंद था रामगुप्त तो फिर अपने छोटे भाई देवर से ही ब्याह कर लिया और ऊपर से मरवा भी दिया। बताइए कितना बड़ा कांड है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इनका जो समय काल है 380 से 414 एडी यानी 380 से 414 ईस्वी तक। और एक चीज और, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय काल है इसे हम स्वर्ण काल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि किस काल को स्वर्ण काल कहते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को या फिर गुप्त वंश को। शकों का अंत, इन्होंने शकों का अंत करके विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। इन्होंने शकों का अंत करके विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। और अन्य उपाधि इन्हें क्या क्या मिली? परम भागवत सिंह, चंद्र विक्रम और चंद्र सिंह की उपाधि। इनकी पत्नी देवी होंगी ही, क्योंकि देवी इनकी क्या थी? भाभी थी। इनकी भाषा संस्कृत। इन्हीं के समय में चीनी यात्री फाह्यान आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि विदेशी यात्री फाह्यान किसके समय काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। फाह्यान की एक पुस्तक भी थी फोक्यूसी, जैसा नाम है वैसा पुस्तकों है। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं वो न्याय के लिए फेमस थे। इनके समय में न्याय बहुत ज़बरदस्त था। अब न्याय देखिए, अपनी भाभी के साथ ही कांड कर दिया और न्याय की बात है, लेकिन फिर भी ये मान के चलिए कि न्याय के लिए सबसे ज़्यादा फेमस थे। और एक और राजा है जो न्याय के लिए फेमस था, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बता देता हूँ, जहांगीर। 2 लोग फेमस थे, एक जहांगीर और एक चंद्रगुप्त द्वितीय। ये जो न्याय करते थे ना, ये पत्थर के एक सिंहासन पर बैठकर, एक स्टोन का सिंहासन था वहाँ पर बैठकर न्याय करते थे। इनके समय में 9 रत्न भी थे। 9 रत्नों को हम बारी बारी अमर सिंह, बेताल भट्ट, संघ, धन्वंतरी, छपड़क, कालिदास, वरुरुचि, वराहमिहिर, घटकरपर, ये 9 रत्न थे। इसमें से इंपॉर्टेंट अमर सिंह की एक पुस्तक थी अमरकोश। धन्वंतरी मालूम ही है वैद्य थे। वराहमिहिर पंच सिद्धांतिका में वर्णन है। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त और भारत का शेक्सपियर कालिदास। क्यों कहते थे शेक्सपियर? क्योंकि ये श्रृंगार रस और प्रेम की ही बातें करते थे अपनी पुस्तकों में। इनके द्वारा जो रचनाएं थी मैक्सिमम या तो श्रृंगार रस थी या फिर 2 युवकों के बारे में, प्रेम के बारे में हम बात करते थे। कालिदास की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें अभिज्ञान शकुंतलम,
अब जैसे प्रेम के बारे में अभिज्ञान शकुंतलम में अभिज्ञान और शकुंतला के प्रेम के बारे में बताया गया है इस पुस्तक में, इसीलिए ये श्रृंगार रस और प्रेम से संबंधित है, तो इसीलिए इन्हें भारत का शेक्सपियर कहते हैं। मेघदूतम मालविकाग्निमित्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी रचयिता है, महाविकाग्निमित्रम। यहाँ मालविका और अग्निमित्रम के प्रेम के बारे में इसमें वर्णन है। और रघुवंशम, ये हो गए चंद्रगुप्त द्वितीय से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अब आएंगे कुमार गुप्त शासक करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। कुमार गुप्त के बारे में बात करें तो इनका समय काल 415 से 447 एडी। कुमार गुप्त को उपलब्धि मिली थी नालंदा महाविहार की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा महाविहार की स्थापना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने की थी? कुमार गुप्त ने। और नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर हॉस्टल सुविधा थी। ध्यान दीजिएगा, हॉस्टल सुविधा की बात हुई है। दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय जहां पर हॉस्टल सुविधा थी, वो कौन सा विश्वविद्यालय है? नालंदा महाविहार। और दुनिया की पहली विश्वविद्यालय की बात करें तो वो है तक्षशिला, रावलपिंडी, पाकिस्तान में है, और इसे बनवाया था राजा तक्ष ने। फिर इनका बस मेन उपलब्धि यही थी कि ये नालंदा महाविहार की स्थापना किया था इन्होंने। इसके बाद स्कंदगुप्त आए। स्कंदगुप्त 448 से 467 ईडी। 460 में ही इन्होंने हूणों को पराजित करके देश रक्षक के रूप में विख्यात हो गए, इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी। इसके बाद भानुगुप्त बचते हैं 510 एडी में। इन्होंने क्या किया? एरड़ अभिलेख, यानी इनका जो पहचान होता है भानुगुप्त का, वो 510 एडी में एरड़ अभिलेख में, सागर जिला के मध्य प्रदेश में एरड़ अभिलेख मिला, उसमें इनका प्रचलन यानी इनके बारे में उल्लेख है। और एरड़ अभिलेख जो है वो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य वो एरड़ अभिलेख है। इसके बाद अंतिम शासक के तौर पे विष्णुगुप्त हैं, जिनकी मृत्यु 550 एडी में हो जाती है। ये पूरे अभी तक शासक चल रहे थे। अब गुप्त वंश की सामाजिक स्थिति यानी सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन कैसी है वो सब देख लेते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। अगर सामाजिक जीवन की बात करें तो 7 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल या मलेच्छ एक ही है, दास, दासी या देवदासी, कायस्थ, ये 7 वर्णों में जो गुप्त वंश है वो विभाजित था। और गुप्त वंश में मनोरंजन का जो साधन था वो नाट्य कला था। गुप्त वंश का धार्मिक जीवन की बात करें तो गुप्त वंश में धार्मिक जीवन में मंदिर कला का जन्म हो गया था। और ये 3 संप्रदायों में, हिंदू धर्म को 3 संप्रदायों में बांटे थे, शैव, वैष्णव और शाक्य। शैव में शिव, वैष्णव में विष्णु और शाक्य में शक्ति देवी की पूजा। शिव में नथनार और विष्णु में अलवार, ये दक्षिण भारत में फेमस थे। और शाक्य शक्ति देवी के रूप में दुर्गा, काली और चंडी जी फेमस थी। धार्मिक जीवन जो है गुप्त वंश का, हरिहर की मूर्ति मिली, बाएं विष्णु जी की, दाएं शंकर जी की और अर्धनारीश्वर की भी मूर्ति यहाँ पे मिलती है। अगर बात करें तो गुप्त वंश में ही आर्यभट्ट ने 499 एडी में 23 वर्ष की अवस्था में, यानी मात्र 23 वर्ष में ही आर्यभट्टिनियम एक पुस्तक, एक ग्रंथ लिखा। आर्यभट्ट ने गुप्त वंश में ही आर्यभट्टिनियम एक ग्रंथ लिखा जो दशमलव पर आधारित है। दशमलव पर आधारित गुप्त वंश में एक पुस्तक किसने लिखा? आर्यभट्ट ने। कौन सा पुस्तक या ग्रंथ लिखा? आर्यभट्टिनियम। और दूसरी इनकी जो पुस्तक है वो सूर्य सिद्धांतिका है और ये सूर्य पर आधारित है। ये सभी गुप्त वंश से रिलेटेड, पहले हम लोगों ने सभी शासकों को देख लिया, शासकों के बाद धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लिए। कोई क्वेश्चन अगर बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ भी कवर किया जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।